तो बच्चों DP5 का सॉल्यूशन भी मैं नीचे अटैच कर दूंगा और साथ में आज हम लेक्चर 7 की बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बोर्ड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ मतलब देखो, जैसे अगर हम आपको पूछें कि इसको थोड़ा समझे कि क्यों ज़रूरत ही पड़ा वेक्टर फॉर्म का, अभी तो हम लोग सॉल्व कर ही रहे थे। तो मैं एक इम्पोर्टेंस के टर्म्स में बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए 2D में एक चार्ज यहाँ पे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे रखा है, ठीक है। ये सेपरेशन गिवन है, ये चार्ज Q1 Q2 सेपरेशन R। तो इसका एनालिसिस करना, ये 2 डायमेंशन में है, एक प्लेन में है, तो इसका एनालिसिस करना बहुत आसान है। जैसे मान लो ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ये सब एनालिसिस आसान है। इसमें थोड़ा विजुलाइज हो रहा है, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो। इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर, सब क्लियर है। 2D में कहीं भी रख दो, जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन में भी अगर एक चार्ज यहाँ पे रख दो, एक चार्ज यहाँ पे रख दो, तो हम लोगों ने किया भी था शायद। एक चार्ज यहाँ पे रख के, एक चार्ज यहाँ पे रख के, तो इस पे इधर फोर्स, इस पे इधर फोर्स, वो डायरेक्शन वगैरह थीटा वगैरह कैलकुलेट कर लिया था, वेक्टर फॉर्म लिख भी लिया था। लेकिन अगर आपको मैं बोलूँ कि कोऑर्डिनेट एक्सिस तो अपना एक्स वाई जेड एक्सिस है, मैं बोलूँ एक पॉइंट, एक चार्ज Q1 रखा है 1,3,7 पर, और एक चार्ज Q2 रखा है 4,9,-9,8। अब आपसे मैं पूछूं कि आप बताओ Q1 Q2, तो इस केस में आपको डायरेक्शन इमेजिन करना बड़ा टफ हो जाएगा। 3D में हम नहीं सोच सकते स्ट्रेट लाइन। 3D में अब कैसे कौन सा डायरेक्शन है, किस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये सब विजुलाइज करना बहुत टफ है। इस सिचुएशन में आपको सॉल्व करना थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। जैसे मतलब मैं बोलूँ कि अभी तक तो आपसे पूछ रहा था कि भाई एक स्क्वायर प्लेन है, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये सब अगर मैं आपसे ये पूछता कि बताओ एक स्क्वायर है, यहाँ पे चार्ज Q0 रख दिया गया, यहाँ Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, इस पर फोर्स बताओ, तो वो भी निकाल लेते थे बहुत आसान से, प्लेन में था। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि समझो कि एक पॉइंट चार्ज ऐसे हवा में रखा है, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q, पॉइंट चार्ज इधर रखा है, ट्रायंगल Q0 ऊपर रखा है। अब इस केस में इमेजिन करो, तो ये 3D इमेजिनेशन समझ में आ रहा है, टेट्राहेड्रन के जैसा। तो ये बहुत टफ हो जाएगा, ट्रायंगुलर पिरामिड की जैसा बन गया। स्क्वायर नीचे रख ले, ऊपर स्क्वायर पिरामिड। तो इन केसेस में अब इसका डायरेक्शन निकालना, कंपोनेंट करना, वो मतलब इतना आसान रहने वाला नहीं है जितना दिख रहा है। वो दिख भी टफ रहा है, मतलब इनफैक्ट ये दिख ही टफ रहा है। वो समझ में आ गया कि ये तो ऐसे इतना आसानी से हम सोच नहीं पाएंगे जितना अभी तक सोच पा रहे थे। इस वजह से मुझे वेक्टर फॉर्म पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म को शुरुआत करते हैं। तो जैसे वेक्टर फॉर्म के लिए देखो, मान लो एक पॉइंट चार्ज यहाँ कहीं है Q1, ठीक है, ए पॉइंट को बोलो, और एक पॉइंट है आपका B जो कि है Q2, ठीक है। इसका खुद का पोजीशन वेक्टर
R1 है। पोजीशन वेक्टर मतलब पोजीशन ऑफ ए, वो क्या है, R1 वेक्टर, या इसका मतलब कोऑर्डिनेट दिया है। पोजीशन वेक्टर का मतलब कोऑर्डिनेट, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लो क्या है, R2। ठीक है, मैं पूछूं कि दोनों को ज्वाइन करो, क्या ये फोर्स FBA होगा और ये इस पे फोर्स लगेगा FAB, और मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन, चलो हम FAB की बात करते हैं, BA की बात करते हैं। तो FBA में मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे दो चीज़ चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन या फिर बोले तो यूनिट वेक्टर। किसके अलोंग BA के, सॉरी, यूनिट वेक्टर अलोंग किस वेक्टर के अलोंग, इसके अलोंग, इसको नाम कुछ दे दो R, अलोंग R। ठीक है, इसके अलोंग, तभी तो ये डायरेक्शन और R का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो ये आप वेक्टर में पढ़े हो कि R वेक्टर लिखने के लिए इसका पोजीशन माइनस इसका पोजीशन, कोई भी वेक्टर लिखा जाता है तो उसके हेड में से उसका टेल सब्ट्रैक्ट करके। तो हम लोग बोले तो पोजीशन ऑफ B वो क्या है, R2। R वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम लोग, R2 माइनस R1। लिखने का तरीका याद रखिएगा, R वेक्टर जिसके अलोंग, अगर मुझे कल के दिन ये न करके इधर लिखना होता तो दिस माइनस दिस, R1 माइनस R2 हो जाता। तो अभी मैं जिसकी तरफ एरो रहेगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, याद रखिएगा, जिसकी तरफ एरो रहेगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये AB वेक्टर हो गया। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड लिखना है तो सीधा सीधा इसका लेंथ मॉड R, Q1 Q2। तो मैग्नीट्यूड पार्ट तो लिखा जा सकता है, देखो आराम से, K Q1 Q2 बाई मॉड R का होल स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया। डायरेक्शन पार्ट क्या होगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते उस वेक्टर को। तो ये डायरेक्शन वाला पार्ट क्या होगा, R वेक्टर अपॉन मॉड R। तो यानी FBA कितना आया, K Q1 Q2 बाई मॉड R का क्यूब R2 माइनस R1। और FAB निकालना हो तो FAB हम लोग पढ़े हैं, FAB इक्वल टू माइनस साइन FBA, इक्वल एंड अपोजिट का कॉन्सेप्ट यूज करो। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 बाई मॉड R का क्यूब R1 माइनस R2। ये बात एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह अपने को रटा होना चाहिए, इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और इसको ऐसे रटो कि जिस पर फोर्स निकालना है, किस पे निकालना है, B पर, तो उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिसके द्वारा निकालना है। A पर निकालना है फोर्स B के द्वारा, तो A माइनस B, याद रखिएगा। नीचे इसका मैग्नीट्यूड है, वो तो दोनों, ये पार्ट तो दोनों में कॉमन रहेगा, डायरेक्शन ही बदलने वाला है।
कैसे याद रखना है, जिस पर फोर्स निकालना है, जिस पॉइंट चार्ज पर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिसके द्वारा निकालना है। ये बात याद रखो ऐसे ही, जिस पर निकालना है वो माइनस जिसके द्वारा निकालना है, ये पोजीशन वेक्टर है R1 R2। ठीक है, मैं आप लोगों से पूछूं एक बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन, एक एलिमेंट्री क्वेश्चन पूछूं आपसे कि फाइंड फोर्स acting on point charge Q equal to 2 microcoulomb due to point charge Q equal to 1 coulomb if position of 2 microcoulomb and 1 coulomb are 1, 2, 3 and 1, 6, 6 respectively। ठीक है, तो किस पर फोर्स पता करना है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। देखो, एक्टिंग ऑन 2 माइक्रोकूलम, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन के लिए बना सकते हैं कि 2 माइक्रोकूलम, दूसरा किसके द्वारा, 1 कूलम के द्वारा। तो मुझे क्या यही फोर्स यही बताना है, तो ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर, इसको R2 बोल दें, इसको R1 बोल दें। तो अब बताओ, जिस पर फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मैं जो फोर्स लिखने जा रहा हूँ F, तो फोर्स जो है इस पर निकालना है, तो जिस K Q1 Q2 बाई ये डिस्टेंस, ये R वेक्टर तो पहले लिख ही लो डिफरेंस करके, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 बताओ कितना आएगा। पहले तो R1 बताओ क्या है, R1 मतलब कोऑर्डिनेट 1 कूलम चार्ज का, नहीं 2 माइक्रो कूलम चार्ज का। 2 माइक्रो कूलम चार्ज का कोऑर्डिनेट क्या है, I प्लस 2J प्लस 3K। R2 मतलब 1 कूलम चार्ज का, तो I प्लस 6J प्लस 6K। किसके द्वारा किस पर निकालना है, तो इसका पोजीशन वेक्टर, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको R1 बोल रहा हूँ। 2 माइक्रो कूलम पर फोर्स निकालना है, तो 2 का जिस पर निकालना होता है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिसके द्वारा इस पर निकालना है तो इसका खुद का पोजीशन वेक्टर, यानी R वेक्टर इस बार क्या लिखा जाएगा, R1 माइनस R2। इस बिहाफ पे बन जाएगा -4J माइनस 3I। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 5। K होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू
2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1/125 याद आ रहा है, इसका क्यूब होता है, एंड 4j-3k, ये आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो यार, कई बार आप लोग कुछ को डाउट होता होगा कि सर ये कभी कभी के ही रखते हैं, कभी कभी के की वैल्यू रख देते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जनरली जब डेटा के फॉर्म में दिया हो चार्ज, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो के की वैल्यू रख दिया करो। जब क्यू के टर्म्स में रखे तो के ही रखा करो। ठीक है, ऐसा कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। याद करो, एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था बहुत पहले ही, दूसरे तीसरे लेक्चर में ही किया था कूलम्स लॉ के। एक चार्ज यहाँ पे है, ये 4 माइक्रो कूलम, कुछ ऐसा ही था, और ये 5 कूलम है। ये पॉइंट ए बोल दिया, ये पॉइंट बी बोल दिया। इसका कोऑर्डिनेट कुछ था 4,0, इसका कोऑर्डिनेट 0,3। तो बताओ ए के द्वारा बी पर कितना फोर्स लगेगा। तब ये फोर्स था FAB और ये था FBA। तो मुझे तो बी ये क्या बता रहा है, ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये बता रहा है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ए पर बी के द्वारा और ये बी पर ए के द्वारा। तो ये दोनों ही कैलकुलेट करना था। तो हम लोगों ने कंपोनेंट वगैरह लिया था, एंगल वगैरह लिखा था काफ़ी। आज के डेट में अगर करना हो तो इसको डायरेक्टली करना हो तो चलो इसको डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट लिखने का भी तरीका एकदम क्लियर होना चाहिए, बहुत आसानी से डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिएगा कि पहले तो मैग्नीट्यूड लिख लो। तो मैग्नीट्यूड के लिए ये वेक्टर पता होना चाहिए। तो ये वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर क्या होता है। अब इसका खुद का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मतलब आर ए क्या है, आर ए 3j है, आर बी 4i है। ठीक है, तो ये अब इधर लो चाहे इधर लो, मैग्नीट्यूड ही लेना है, मैग्नीट्यूड ले लो। तो 4i - 3j। ठीक है, तो 4i - 3j मतलब ये दिस माइनस दिस, तभी तो 4i - 3j, इसका माइनस इसका, जिधर हेड होता है उसमें से ये लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ये लिखते समय। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो अब ये आ गया, इसका मैग्नीट्यूड सीधा सीधा कितना आएगा, मॉड आर 5, मॉड आर की वैल्यू आ गया 5। तो अब देखो मैग्नीट्यूड हमें लिखना है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिखते हैं, के